हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ोलॉजी मेंटोर। और हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके हमारे ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा रहेगा 7th लेक्चर, जो कि होगा किस पर, oogenesis पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर था वो हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की शेप कैसी होती है, ओवरी की शेप कैसी होती है, ठीक है, वहां से क्या अराइज करता है। साथ में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल भी कर लिया है, इतना हमको क्लियर था। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज वल्वा, उसके अंदर जो भी पार्ट्स इंक्लूड होते थे वो हम कर चुके हैं, लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक, उसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम हमें डीपीपी नहीं मिल रही है। तो बेटा अभी ध्यान से सुना, जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, देखो डीपीपी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीडब्ल्यू का ऐप। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे वहां पर आपको द्रोणा बैच मिलेगा आपका, वहां आप जिस भी सब्जेक्ट की आपको डीपीपी चाहिए वो सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। वहां पर एक आता है लेक्चर, देन आता है लेक्चर नोट्स, फिर आता है डीपीपी। जब आप डीपीपी ओपन करते हैं तो बच्चे कह रहे हैं मैम इट्स रिटन कमिंग सून। हाँ बेटा, वहां कमिंग सून है। आप अपनी फोन की या जो भी स्क्रीन आप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो डीपीपी के साइड में एक और ऑप्शन है दैट इज डीपीपी पीडीएफ। वहां पर आपको जो है सारी प्रैक्टिस शीट रिलेटेड टू द लेक्चर मिलने वाली है। क्लियर है इतनी बात। अब सबको मिल जाएगी डीपीपी, तो सबने अच्छे से एक तो लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नोट्स जो भी आप बनाते हो वो अच्छे से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी साथ में पढ़नी है। वैसे मैम पूरी कोशिश करती है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है करवा दी जाए, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो ऐसा लगे ही नहीं कि कुछ नई चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, और साथ में फिर प्रैक्टिस शीट करनी है। उसके अलावा आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज योर विश। ठीक है, तो चलो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपका होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका होमवर्क का, दैट वाज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो हमने डिस्कस किया था फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स कौन से थे। फर्स्ट वाज द इनफंडिबुलम, उसके बाद था एम्प्यूला, देन था इस्थमस। इतनी बात क्लियर थी। जो आपका इनफंडिबुलम पार्ट है उसके क्या होता है आगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए। और उस फिम्ब्रिए का काम क्या होता है, दे कलेक्ट द ओवम। वो जो एग रिलीज होता है ओवरी से उसको कलेक्ट करने का काम होता है। तो कौन सा पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है ओवरी के, तो आप लिखेंगे इसके अंदर इनफंडिबुलम। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन से सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, मींस 2n। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n। अगर मैं इसको n कर दूंगी मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो हो जाएगा हैप्लॉयड। इतनी बात तो क्लियर है। चलो, तो हमें पूछा है कौन सा डिप्लॉयड है। अगर बेटा पोलर बॉडी की बात करें, अभी हमने नहीं किया है, आज हम करने वाले हैं पोलर बॉडी के बारे में। तो अगर आप पोलर बॉडी, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो, सेकंड पोलर बॉडी हो, ये सब क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। ये कब बनती है, ड्यूरिंग मियोसिस बनती है। कब बनती है, ड्यूरिंग मियोसिस बनती हैं। सो ये क्या होती है, हैप्लॉयड। सेकंड पोलर बॉडी भी क्या होगी, हैप्लॉयड। ठीक है, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड आपको याद होगा जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था तो पहले हमने स्पर्मेटिड बनाया था, तो वो भी क्या था, आफ्टर मियोसिस बना था। तो ये भी क्या है, हैप्लॉयड है। क्या बचा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज द मदर जर्म सेल, जहां से स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, इट इज 2n मीन्स डिप्लॉयड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये। आई होप सबके जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल ठीक होंगे। नेक्स्ट, इन द फीमेल विच स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल। फीमेल के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर है मेल के पेनिस की तरह। तो हमने बिल्कुल जब रिप्रोडक्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जब हमने फीमेल का किया था तब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था दैट इज क्लाइटोरिस। और वो क्लाइटोरिस के अंदर भी क्या था बेटा, स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू था।
जैसा कि पेनिस में मिलता है। सो क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ द मेल, और ये लाइन मैंने आपको अच्छे से लिखवाई भी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ कि हमने क्लाइटोरिस की बात की कि क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ मेल। ऐसे ही आप मुझे बताओगे कि स्क्रोटम जो होता है मेल का, स्क्रोटम ऑफ मेल इज होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, दोबारा सुनो। स्क्रोटम ऑफ मेल इज होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। इसका आंसर आपको करना है, फटाफट से कमेंट में कर दीजिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट, which of the following is not related to the vulva? vulva is the external genitalia of the female। इनमें से कौन सा पार्ट जो है बेटा vulva से रिलेटेड नहीं है? सो फर्स्ट इज mons pubis, ये तो रिलेटेड है, बिल्कुल है। क्लाइटोरिस भी होता है, लेबिया मेजोरा भी होता है। क्या सर्विक्स होता है? नहीं। सर्विक्स जो है हम किसका पार्ट लेकर चलते हैं? हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट लेकर चलते हैं। जब हमने बात की थी यूट्रस की, दैट पियर शेप स्ट्रक्चर, वो जो ओपन कहां पर होता है? यूट्रस ओपन इनटू द सर्विक्स, देन सर्विक्स ओपन इनटू द वजाइना। क्लियर है? याद आ रही है? थोड़ा पिक्चर बनाओ थोड़ा, ठीक है बेटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D. So cervix is not the part of the vulva, that is external genitalia of the female. Next, the wall of the uterus has 3 layers, बिल्कुल ठीक है। The layer which undergoes cyclical changes during menstrual cycle। देखो menstrual cycle के अंदर cyclic changes जो है, यूट्रस की हमने 3 वॉल्स की बात की थी, 3 लेयर्स की बात की थी, उसमें से कौन सी लेयर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो शो होते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, इट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज क्या होती है? वो शेड ऑफ, मीन वहां से जो है वो डिस्ट्रॉय होके बेसिकली बाहर आ जाती है विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंडोमेट्रियम। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपके होमवर्क क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? अब एक हमारा डायग्राम है जो हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, उसको भी कर लेते हैं। इससे आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला भी जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस डायग्राम को देखते हैं पहले। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे बेटा, ये पीछे से हिप वाला पोर्शन है, दिस इज द एब्डोमिनल साइड पोर्शन, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये वाली जो आपको दिख रही है ये बोनी टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक? उसके नीचे जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज रेक्टम। ये क्या है बेटा? दिस इज रेक्टम, ठीक है? रेक्टम है, और रेक्टम जो है ओपन कहां पर होता है? रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस, मींस जो भी फीकल डिस्चार्ज है वो इस एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। सो रेक्टम एंड एनस। अब रेक्टम से जब आप आगे की तरफ देखते हैं तो जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज यूट्रस। ये क्या है बेटा? ये है यूट्रस, ठीक है? और यूट्रस कहां ओपन होती है? सर्विक्स के अंदर। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज सर्विक्स, ठीक? सर्विक्स कहां ओपन होती है? वेजाइना में। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज वेजाइना। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेजाइना के बारे में लिखवाया था कि वेजाइना इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद आ रहा है कुछ? ठीक है? सो ये हो गया वेजाइना। और वेजाइना जो है ओपन कहां के थ्रू होता है? वेजाइनल ओरिफाइस। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? दिस इज वेजाइनल ओरिफाइस। क्या बेटा? वेजाइनल ओरिफाइस है। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? सो ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है इतनी बात? और ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस इज क्लाइटोरिस। ये क्या है? क्लाइटोरिस है।
ये ब्लैक वाला पोर्शन इज लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, और उसके मतलब कि ये जो ब्लैक वाला फोल्ड है, ये जो पतला सा फोल्ड है, दिस इज लेबिया माइनोरा, और इसके बाहर जो एक फ्लैशी टिश्यू का फोल्ड होता है उसे हमने क्या कहा था, लेबिया मेजोरा। तो दिस इज लेबिया मेजोरा। आई होप ये सारी की सारी जो हमने लेबलिंग की है वो क्लियर होगी सबको। सो ऊपर क्या था, रेक्टम, रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस, ठीक है। फिर ये क्या था, यूट्रस, यूट्रस कहाँ ओपन होता है, सर्विक्स में, सर्विक्स कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में, वेजाइना की बाहर की ओपनिंग को क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है जी। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिथ्रा होगा, सिंपल। प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लाइटोरिस, अंदर वाला फोल्ड इज, पतले वाला फोल्ड इज लेबिया माइनोरा, और बाहर वाला फोल्ड इज लेबिया मेजोरा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है बेटा। तो आपका लास्ट वाला लेक्चर भी हमने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया, और अब इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है किस पर, oogenesis। चलो एक, अब इसको छोड़ो, oogenesis पहले हम बात करते हैं। oogenesis, oogenesis मतलब कि पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जब मैंने आपको बताया कि गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट फॉर्मेशन, तो दो टाइप की होती है। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस कि स्पर्म बनेंगे, एक होती है oogenesis मींस ओवम, और यू कैन से एग बनेगा, ठीक है। ये थी आपकी गैमेटोजेनेसिस। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं बेटा क्या, oogenesis। सबसे पहली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती थी, टेस्टिस में, वैसे ही oogenesis कहाँ होती है, ओवरी में, ठीक है। ओवरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओवरी की अगर शेप की बात करें तो कैसी होती है, इट इज आलमंड शेप, जैसे आपका बादाम होता है उस शेप में कुछ ओवरी होती है। सो ओवरी इज आलमंड शेप। ओवरी कैसी है बेटा, इट इज आलमंड शेप। सबसे पहले हम एक बार ओवरी का लिखते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका देखते हैं। ओवरी कैसी थी, आलमंड शेप, जो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। अगर मैं ओवरी की बात करूँ कि यहाँ पर आपको सेल कैसे मिलते हैं, सो ओवरी इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल सेल्स। ओवरी की जो लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल सेल्स। अगर आपको याद हो, अगर आपको आपकी 11th का थोड़ा सा पोर्शन याद होगा, तो उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नाम का एक चैप्टर होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर आप बहुत सारी एपिथीलियम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट एपिथीलियम कौन सी होती है बेटा, स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। उस स्क्वेमस एपिथीलियम में जब आपको पढ़ाया जाता है तो स्क्वेमस एपिथीलियम की टाइप्स होती है। किस बेस पे टाइप होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं फ्लैट हैं, कुछ क्यूब लाइक होते हैं, कुछ कॉलमनार मतलब लंबे होते हैं। तो वो जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं बेसिकली वही ये है यहाँ पर, ठीक है। सो ओवरी इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल सेल्स, और यहाँ पर उस लाइनिंग को कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहा जाता है, जर्मिनल एपिथीलियम। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवरी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स। ओवरी जो है इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स, और इस क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल सेल की लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनल एपिथीलियम। अब ये जो जर्मिनल, देखो एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले ओवरी का। मान लो कि ये ओवरी थी एंड दिस इज द जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। ओवरी है, ये है जर्मिनल एपिथीलियम। अब इस ओवरी के बाहर भी बेटा आपको एक लेयर और देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल इसके चिपकी हुई होती है, मैंने अलग से बना दी है हल्की सी। ओवरी के बाहर भी एक लेयर होती है, और इस जर्मिनल एपिथीलियम जो है इसके अंदर भी एक लेयर है, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथीलियम के बाहर की साइड भी लेयर है, जर्मिनल एपिथीलियम के अंडर मतलब उसके बीनीथ भी एक लेयर है, ठीक है। जो आउटसाइड, जो जर्मिनल एपिथीलियम के बाहर वाली साइड, जो ये व्हाइट वाली लेयर है, इसे बोला जाता है विसरल पेरिटोनियम।
ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाली लेयर है बेटा, इसे बोला जाएगा विसरल पेरिटोनियम। ये आपकी ग्रीन वाली इज जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो अंदर येलो वाली है इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवरी के आउटसाइड भी एक लेयर है और ओवरी के बीनीथ भी एक लेयर है। मीन्स ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके आउटसाइड एक लेयर है, उस लेयर का नाम क्या होता है? विसरल पेरिटोनियम। लेयर का नाम है बेटा विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, और जो इनसाइड वाली लेयर है मतलब कि बीनीथ जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब अगर आपको याद हो, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ? जब हमने टेस्टिस की जो वॉल है वो डिस्कस की थी, याद आ रहा है? अब आपका क्वेश्चन ये है बेटा, ट्यूनिका हमने जब टेस्टिस की पूरी वॉल उसकी लेयर डिस्कस की थी तब मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी। ठीक है, तो आपका काम ये है, आप मुझे ये बताओगे कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो टेस्टिस की कौन सी लेयर थी? आउटर मोस्ट थी, मिडल वन थी या इनर मोस्ट थी? समझ आ रही है? आपका होमवर्क क्या है, आप बताएंगे कि जो टेस्टिस है उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कौन सी वाली लेयर है, आउटर मोस्ट, मिडल वन या इनर मोस्ट? बता दोगे? पक्का बताना है। ठीक है बेटा, तो इसको देखो आप क्या क्या लिखा हमने कि जो आपकी टेस्टिस है, टेस्टिस इज लाइंड बाय द क्यूबोइडल सेल। ठीक है, उस क्यूबोइडल सेल वाली जो लाइनिंग है उसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है विसरल पेरिटोनियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के बीनीथ मतलब कि अंदर वाली साइड एक और लेयर है जिसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे प्रेजेंट होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के इसके बीनीथ क्या प्रेजेंट है बेटा? ओवेरियन स्ट्रोमा। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि ओवेरियन स्ट्रोमा भी 2 टाइप में हमने डिवाइड किया था। क्या? एक तो था ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक, और एक क्या था बेटा? मेड्यूला। कॉर्टेक्स कौन था? जो पेरिफेरल पार्ट था, बाहर की साइड, पेरिफेरल, और मेड्यूला क्या था बेटा? सेंट्रल पार्ट। अगर आपको याद हो फिर से मान लो, ये बाहर वाला हो गया बेटा कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ इज मेड्यूला। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है? मेड्यूला होता है। और कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलती हैं, कॉर्टेक्स में आपको मिलती हैं देखने को बेटा ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स ये हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, और मेड्यूला में आपको मिलता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैम ने आपको ये पहले बता दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है इस लेयर के नीचे क्या प्रेजेंट है? ओवरी का पूरा स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आउटर साइड इज ओवेरियन कॉर्टेक्स और बीच में क्या होता है? मेड्यूला। उस मेड्यूला के अंदर आपको देखने को मिलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल, और कॉर्टेक्स में आपको दिखने को मिलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन फॉलिकल मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, मैच्योर, ये सब आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो हमारा फोकस जो है वो रहने वाला है आज ओवेरियन कॉर्टेक्स पर, जहां पर होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स में ही होती है
oogenesis। क्या होती है oogenesis? आई होप इतना क्लियर है। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक हमारा, दैट इज oogenesis। तो अगर हम oogenesis की बात करें, सो व्हाट इज oogenesis? oogenesis इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। ठीक है, सो oogenesis इज, इट इज द formation of mature female gamete। It is the formation of mature female gamete that is ovum। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर जो ओवम बनता है, जो एग बनता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? oogenesis कहा जाता है। अगर अब हम इस oogenesis की बात करें तो सबसे पहले ये स्टार्ट कब होती है? सो इट स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज इन द फीटल ओवरी। समझो इस बात को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज का मतलब है बेटा, जब जो बच्ची है, जो फीमेल फीटस है, वो अपने मदर की वोम में है, तभी उसकी ओवरीज के अंदर जो है oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, स्टार्ट्स। तो इट स्टार्ट्स इन एम्ब्रियोनिक developmental stage in fetal ovary। फीटस की जो ओवरी है उसी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। अब इस फीटल ओवरी के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पे मिलियंस, क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? मदर गैमेट सेल्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है मदर oogonia। जिन्हें बोला जाता है मदर oogonia या मदर जर्म सेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फीटल ओवरी में स्टार्ट होगी है डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ हमें क्या मिलते हैं? यहां में मिलता है बेटा मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स दैट इज oogonia। जैसे मेल्स के अंदर क्या थे? स्पर्मेटोगोनिया थे, वैसे ही फीमेल के अंदर क्या होते हैं? oogonia। अब आपको याद रखना है, जो ये oogonia है ये है डिप्लॉयड। जैसे स्पर्मेटोगोनिया था डिप्लॉयड, वैसे ही oogonia भी क्या होता है? डिप्लॉयड, मींस 2n होता है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब जितने भी oogonia, देखो क्या लिखा मैंने, फीटस की ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia है, तो जितने भी oogonia बनने थे वो बेबी के बर्थ से पहले बन चुके हैं। जैसे ही बेबी का बर्थ होगा उसके बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होगा, कोई भी oogonia मोर एडिड नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो मोर oogonia are formed and added in the ovary after birth। ठीक है, तो बर्थ के बाद कोई भी इससे ज्यादा, जितने मिलियंस ये बनने थे ये बन चुके हैं, इससे ज्यादा oogonia ना ही तो ऐड होंगे और ना ही फॉर्म होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? नो मोर oogonia विल बी फॉर्म्ड एंड एडेड इन द ओवरी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अगर मैं इसी बात को लेकर चलूं तो हम क्या कह सकते हैं? बिफोर बर्थ
ठीक है, बिफोर बर्थ लिख दो कि बिफोर बर्थ हम लिखेंगे यहाँ पर कितने oogonia है बेसिकली, आफ्टर बर्थ, और थर्ड पॉइंट होगा एट प्यूबर्टी। तो बेटा याद रखना है, बिफोर बर्थ ओवरी के अंदर 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब कहोगे मैम ये क्या आ गया, आप तो oogonia कह रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल क्या है अभी बताऊंगी, अभी आप लिखो एक बार। ठीक है, बर्थ से पहले ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स 4 मिलियन है। ठीक है, अगर हम आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, ये जो मिलियंस फॉलिकल हैं इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। ठीक है, दिस इज प्रोग्राम्ड ये कुछ प्रोग्राम सेल डेथ टाइप का होता है। दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, जिसे कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। ठीक है, और जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब आपको पता है फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी नॉर्मली 12 to 15 ईयर्स की एज में आती है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे, अभी हम क्या कह रहे थे, बर्थ के टाइम पे ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia है, या यूं कह लो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल हैं। बट बर्थ के बाद जब एक फीमेल प्यूबर्टी पर आती है बेटा, और उसकी ओवरीज चेक की जाए, तो हर एक ओवरी में, इन ईच ओवरी देयर आर 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट। पहले थे मिलियन, क्योंकि बर्थ के बाद क्या स्टार्ट हो गया, फॉलिक्यूलर एट्रीजिया मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल्स। तो इन फॉलिकल्स का नंबर अब कम हो जाएगा, और कितना रह जाता है, 60 से 80 हजार इन ईच ओवरी। ईच ओवरी क्यों कह रही हूं, क्योंकि फीमेल के पास 2 ओवरी होती है। ठीक है, सो एट प्यूबर्टी तो बेटा प्यूबर्टी पे कितनी हो जाएगी, 60 to 80,000 फॉलिकल्स जो हैं वो रह जाती हैं इन ईच ओवरी। इतनी बात क्लियर है, आई होप सबको ये बातें तो क्लियर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एग मदर सेल, इसको हम oogonia कह रहे थे, एग मदर सेल, जिसे हमने oogonia कहा था। ठीक है, अब इस एग मदर सेल के अंदर होती है बेटा माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस की बात की है मैंने। तो ये बनाता है प्राइमरी oocyte, जो कि क्या है, 2n है, ये भी क्या है, 2n है। हम कंपेयर करते हुए चलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो अगर आपको याद हो, वहां पर भी जर्म सेल था, 2n था। ठीक है, फिर हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था, वो क्या था बेटा, वो भी 2n था। तो यहां पर भी प्राइमरी oocyte क्या है, 2n है। बट इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हुई, बट अरेस्ट हो गई कहां पर, प्रोफेज 1 में। और ये वाली जो प्रोसेस है ये चल रही है कहां, इन द फीटस, मतलब कि मदर के वोम के अंदर अभी तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो प्राइमरी oocyte यहां पर क्या हुई, माइटोसिस हुई। इस प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 has started but arrested at प्रोफेज 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सारी की सारी, ये कब है बेटा, दिस इज बिफोर बर्थ।
बर्थ से पहले है, फीटस की ओवरी में है। समझ आइए ये बात, इतनी बात क्लियर है। क्या होता है, जो एग मदर सेल या oogonia होता है उसके अंदर माइटोसिस होता है, उससे क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, बट वो मियोसिस रुक जाती है स्टार्ट होते ही किसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं फीटस की, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte बना है बेटा, ये प्राइमरी oocyte जो है इसके अराउंड एक सेल की लेयर बन जाती है। उन सेल्स को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। thereby primary oocyte gets covered by a layer of granulosa cells covered by a layer of granulosa cells। और अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या, प्राइमरी फॉलिकल। समझ आइए, तो प्राइमरी फॉलिकल हम क्या कह सकते हैं, कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये बीच में हो गया इसका प्राइमरी oocyte एंड इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल जिसे कहा जाता है ग्रेन्युलोसा लेयर। तो ये हो गई इसकी क्या, ग्रेन्युलोसा सेल। अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है जिसके अंदर मियोसिस जो है अरेस्ट हो गई है एट प्रोफेज 1। तो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल। इसी प्राइमरी फॉलिकल के बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि जब बेबी का बर्थ होता है, यूं कह लो फीटस ओवरी के अंदर आपको मिलियंस ऑफ दिस प्राइमरी फॉलिकल्स आर सीन। जैसे ही बर्थ होता है फॉलिक्यूलर एट्रीजिया या फॉलिक्यूलर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और ये प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000 ही रह जाते हैं हर एक ओवरी में, मतलब एक ओवरी में 80,000, दूसरी ओवरी में 80,000। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ये है बेटा आपका प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर। चलो ये हो गया, इतनी बात हो गई, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। चलो अब हम बात करते हैं कि बच्चे का बर्थ हुआ था, ठीक है, अब वो प्यूबर्टी पे पहुंच गया है। जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचा, ठीक है, एट प्यूबर्टी 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। हमने फिर से लिख दिया कि हर एक ओवरी के अंदर ऐसे ऐसे 60 to 80,000 फॉलिकल हैं। अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी की, कि प्यूबर्टी पे क्या हो रहा है। मान लो कि प्यूबर्टी आ गई है एक फीमेल की, ठीक है, प्यूबर्टी आ गई है फीमेल की। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल को हम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिल जाए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, क्या, ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, जो कि प्रोफेज 1 पर अरेस्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाद जैसे ही प्यूबर्टी आई, देखो समझो इस बात को, प्यूबर्टी आने का मतलब क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करना शुरू कर देता है क्या, GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स।
ये रिलीजिंग हार्मोन जाते हैं किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करती है, मींस पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन से बेटा, एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, कौन से हार्मोन्स, देयर इज इंक्रीज इन FSH एंड LH। कब, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे ये हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हुए। जैसे ही हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हुए वैसे ही ये प्राइमरी फॉलिकल जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। समझ आ रही है ये बात? अभी रुको, एक चीज देखो, एक मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूं ताकि आपको चीज याद रहे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ये चीज, ठीक है। सो अगर आप ये देखोगे क्या है, ओवरी, ओवरी के बीच वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं मेड्यूला। यहाँ पे आपको दिखेगा कोई भी ये फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं है। ये फॉलिकल्स जो हैं पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। जिसे क्या कहते हैं बेटा, ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं इसका नाम लिखूं, सो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी। सेकेंडरी से बनता है बेटा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, और टर्शरी के बाद बनता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल, और यू कैन से इट इज द मैच्योर फॉलिकल। आई होप ये रेड कलर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बनता है क्या, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बच्चे का बर्थ हुआ, हर एक ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80 हजार ये प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होते हैं टर्शरी में, टर्शरी होते हैं किसमें, ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल में। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। अभी मैं एग ही बोल रही हूं, वैसे ये सेकेंडरी oocyte होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। वो अब यहां से क्या हो गया, रिलीज। तो ये क्या, ये वाली स्टेज क्या शो कर रही है आपको, ओव्यूलेशन। यहां पे क्या हो गई बेटा, ओव्यूलेशन। ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। कंफ्यूज नहीं होना, अब एक एक चीज दोबारा से क्लियर करेंगे। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte से निकलने के बाद ये जो फॉलिकल था ये बन चुका है किसके अंदर, कॉर्पस लूटियम। इसमें कन्वर्ट हुआ कॉर्पस लूटियम के अंदर। कॉर्पस लूटियम के बाद, कॉर्पस लूटियम के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस एल्बिकेंस में। दिस वन इज द एल्बिकेन। ठीक है, ये पूरी स्टेजेस होती हैं फॉलिकल के फॉर्मेशन की ओवरी के अंदर। कब हो रहा है ये सब कुछ, एट प्यूबर्टी। कब होता है ये सब कुछ बेटा, एट प्यूबर्टी। उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, पहले प्राइमरी फॉलिकल थे, उससे बना सेकेंडरी, देन टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, मैच्योर। अब ये कह रही है मुझसे एग ले जाओ, एग इसने दे दिया, उस एग को कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ओव्यूलेशन हो गई है, फिर उसके बाद जो इस फॉलिकल से जो स्ट्रक्चर बना उसे कहा जाता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के बाद बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। अब हम यही देख रहे हैं कि ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं भाई प्राइमरी से इसको सेकेंडरी ही क्यों कहा गया, टर्शरी ही क्यों कहा गया, ऐसे क्या चेंजेस यहां हुए, ये सब हम लाइन वाइज देखेंगे अब। ठीक है, चलो, तो ये था बेटा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। एक चीज और याद रखनी है, ये कैसा है, इट इज 2n। चलो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल हम बनाते हैं। ध्यान से देखना क्या चेंजेस मैं कर रही हूं इसके अंदर। देखो
अभी इतना स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी में क्या होगा, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये इनकी और भी लेयर बन जाएगी, मींस यहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ या मल्टीपल सेल्स हो जाएंगे, कौन से, ग्रेन्युलोसा। तो देयर इज मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इनके अराउंड भी एक और लेयर आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं थीका लेयर। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, एक तो बाहर की तरफ क्या बन गई, थीका बन गई। जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे वो क्या हो गए, मल्टीपल लेयर हो गए, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, और जो ये प्राइमरी oocyte था बेटा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी तो कुछ चेंज होगा ना। तो प्राइमरी oocyte के अंदर meiosis 1 हैज रिज्यूम्ड, meiosis 1 जो है वो रिज्यूम हो चुकी है, meiosis 1 हैज रिज्यूम्ड। क्लियर है इतनी बात। तो बाहर क्या बनी, एक थीका की लेयर बनी, ठीक है, अंदर क्या हुआ, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, और सबसे अंदर जो प्राइमरी oocyte था, उस oocyte के अंदर पहले मियोसिस जो अरेस्टेड थी वो अब मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है, मतलब रिज्यूम हो चुकी है। प्रोफेज 1 से आगे वाले फेजेस जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte के बाद बनेगा क्या, टर्शरी फॉलिकल। एक चीज और याद रखना बेटा, यहां मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं आपको कि ये जो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे, अब ये एस्ट्रोजन क्यों सिक्रीट हुआ मैम, क्या काम है इसका, ये आपका काम जो है आपको समझ आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मैं एक बार आपको वर्बली बता देती हूँ। देखो, जैसे ही एफएसएच आता है ये इन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं इनकी लेयर इंक्रीज होती है। जैसे ही ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं ये साथ में सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करती है बेटा, एस्ट्रोजन। अब इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, ये जो यूट्रस के पास जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की, उसको प्रिपेयर करता है। उसको क्या करता है, प्रिपेयर, मतलब उसको थिक करेगा, उसमें ग्लैंड्स इंक्रीज करेगा, उसमें ब्लड वेसल्स को इंक्रीज करेगा। वो बेसिकली यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है एग का और स्पर्म का, तो वो जो छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा उसको क्या चाहिए, इम्प्लांटेशन चाहिए, उसको यूट्रस पे जाकर क्या करना है, इम्प्लांट करना है। तो यूट्रस खुद को हर बार प्रिपेयर करती है ये सोचकर कि हाँ इस बार फर्टिलाइजेशन होगी तो शायद एम्ब्रियो आ जाए। तो यूट्रस को प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, इस एस्ट्रोजन का। ठीक है, ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से बात करेंगे। तो ये हो गई। तो सेकेंडरी के बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी के बाद क्या बना बेटा, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर देखो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। बेटा ये डायग्राम जो है आप प्लीज साथ साथ बना लो, क्योंकि इतने क्लियर डायग्राम आपकी बुक में दिए नहीं हुए और ये आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे आप 12th बोर्ड की बात करो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप नीट की बात करो तो उसके लिए तो हद से ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि क्या मुझे ये करना है, क्या मुझे ये 12th बोर्ड में काम आएगा। बेटा
समझो इस बात को, 12th बोर्ड का सिलेबस हो चाहे नीट का सिलेबस हो, सब सेम है, क्योंकि आपके नीट का एग्जाम भी तो कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से तो आता है, कहीं बाहर से तो आता नहीं है, ये आपको पता ही है अब तक। ठीक है बेटा, इन सब में न्यूक्लियस होगा, याद रखना। ठीक है, सब में ठीक है, तो दिख रहा है क्या चेंजेस आया इसमें। चेंज ये आया, देखो बाहर जो आपकी थीका की लेयर थी वो तो है ही है, ये वो थीका की लेयर है, फिर से ये थीका वाली लेयर है, और इस लेयर के बाहर भी एक और लेयर बन जाती है। तो देखो टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, ये जो थीका लेयर थी, जो सेकेंडरी फॉलिकल में ये थीका बनी थी, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये थीका डिवाइड हो गई किस में, थीका इंटरना, मतलब जो अंदर वाली लेयर है, और थीका एक्सटर्ना। ठीक है ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, देखो याद रखने, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने, पहले बता रही हूं। ठीक है, थीका की लेयर डिवाइड हो गई थीका एक्सटर्ना में और थीका इंटरना में। ठीक, साथ में ये जो ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर है ये भी बढ़ गई है। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक एक फॉलिकल दिख रहा है, एक एक कैविटी बना दी मैम ने, दिख रही है ये वाली, ये जो पिंक कलर से कैविटी बनाई है बेटा, ये दिख रही है सबको। ठीक है, दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे कहा जाता है एंट्रम। तो दिस इज एंट्रम। क्या है ये, एंट्रम है। व्हाट इज एंट्रम, एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब जो क्वेश्चन है ना बेटा वो ऐसे आता है कि ये जो एंट्रम है ये आपको कहां दिखाई देगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल, तो आपका आंसर क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब जो यहां पर आपके प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 रिज्यूम हो चुकी थी, अब इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte के अंदर अब जो मियोसिस 1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर इसके अंदर meiosis 1 has completed, meiosis 1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सो दिस वाज द प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड कर जाता है किसके अंदर, एक तो ये छोटी सी टाइनी सी पोलर बॉडी बनेगी और एक बड़ा सा बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो दिस इज द फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। ठीक है, और ये क्या बना है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। समझ आई बेटा बात। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो जो प्राइमरी oocyte था वो डिवाइड हुआ। मियोसिस 1 आपको पता है ना, मियोसिस हमेशा 2 पार्ट्स में होती है, वन इज मियोसिस 1 देन मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होती है और क्या बनती है, फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसके अंदर मैक्सिमम बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म इस प्राइमरी oocyte में था उसका मैक्सिमम पार्ट जो है इस सेकेंडरी oocyte के अंदर आ जाता है। टाइनी पोलर बॉडी के पास तो बिल्कुल हल्का सा जाता है, और इस टाइनी पोलर बॉडी का आखिर होता क्या है यह भी अच्छे से डिस्कवर नहीं हुआ है, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, बट ये माना जाता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसका ऐसा कोई रोल नहीं रहता है इन द एग फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहां हम एक पॉइंट लिख देते हैं, सेकेंडरी oocyte contains maximum of
न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, बहुत आराम से करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, भाई क्या हो रहा है, तो आपको समझना है कि हो क्या रहा है। हमने प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट किया, सेकेंडरी हमने बना दिया, और फिर हमारा कौन सा बना है, टर्शरी। अब हमें याद रखना है कि ये जो सेकेंडरी था ये भी था 2n, ये भी था डिप्लॉयड क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई थी। बट अब ये जो सेकेंडरी oocyte आपका बना है, दिस इज एन, ये क्या हो गया है, हैप्लॉयड हो गया है, क्योंकि यहां पर मियोसिस 1 जो है बेटा कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है इतनी बात? मियोसिस 1 हैज बीन कंप्लीटेड इन द टर्शरी फॉलिकल। सॉरी, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा आपका, थर्ड हो गया आपका, फोर्थ। टर्शरी फॉलिकल के बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, जिसे आप मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। अब यहां पर क्या चेंजेस आने वाले हैं, यहां पर सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि जो आपकी सेकेंडरी oocyte है, जो आपकी सेकेंडरी oocyte है, इट इज कवर्ड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, उसके अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है जिसे कहा जाता है ज़ोना पेलुसिडा। इट इज अ एसेल्यूलर लेयर, कोई सेल की लेयर नहीं है, जस्ट अ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जो सेकेंडरी oocyte के अराउंड बन जाती है, जिसे कहा जाता है ज़ोना पेलुसिडा। अब एक बार और याद रखना, देखो मियोसिस 1 हो चुकी और मियोसिस 2 इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो मियोसिस 1 हो चुकी है, मियोसिस 2 भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, बट मियोसिस 2 फिर से अरेस्ट हो जाती है, कहां पर, मेटाफेज 2, ठीक है। सेकेंडरी oocyte नाउ अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। तो इसके अंदर आप पॉइंट लिखेंगे, हेयर secondary oocyte is arrested at secondary oocyte is arrested at metaphase 2 of meiosis 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। साथ में एक लेयर बन जाएगी, अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड सेकेंडरी oocyte, जिसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है बेटा ज़ोना पेलुसिडा, एंड इट इज अ एसेल्यूलर लेयर। बनी किसकी होती है, एसेल्यूलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम होता है ZP1, ZP2 एंड ZP, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड एक नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ोना पेलुसिडा, विच इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, ZP1, ZP2 एंड ZP3। अब हम बनाते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल दिखता कैसा है, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो
बेटा साथ साथ बना लेना। ग्राफियन फॉलिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका डायग्राम, और आपको मिलेगा भी नहीं बुक सीईआरटी में। सब में न्यूक्लियस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पहले ही किया था, बाहर वाली लेयर इज थीका एक्सटर्ना, वो यहां पर भी रहेगी थीका एक्सटर्ना। क्या लिख दिया ये मैम ने, एक्सटर्ना। ठीक है, फिर जो अंदर वाली लेयर है दैट विल बी थीका इंटरना, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। उसके बाद जो ये लेयर आती है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। दिस लेयर इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। उसके अलावा ये क्या है, पूरी की पूरी एक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है। इस कैविटी को बोला जाता है क्या, लिकर फॉलिक्यूलाई। लिकर फॉलिक्यूलाई या एंट्रम कह लो, एक ही बात है। ठीक, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो आप सबसे पहले अंदर वाली बात करते हैं, अंदर क्या है बेटा, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के अराउंड मैंने आपको एक बताया था कि एक लेयर बनती है, ये जो व्हाइट वाली लेयर है ये वाली। ठीक है, इस व्हाइट लेयर का नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। दिस इज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के अराउंड एक लेयर है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। इस लेयर को बोला जाता है क्या, कोरोना रेडियाटा। क्या है, कोरोना रेडियाटा है। और ये जो कोरोना रेडियाटा है बेसिकली ये किससे बनी हुई होती है, स्लाइटली इलोंगेटेड सेल्स। कोरोना रेडियाटा जो है इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लाइटली इलोंगेटेड। ठीक है, तो कोरोना रेडियाटा जो है इसके सेल्स क्या हैं, दे आर स्लाइटली इलोंगेटेड। सबसे बाहर वाली इज थीका एक्सटर्ना, देन थीका इंटरना, फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। इस खाली स्पेस को जिसमें लिक्विड भरा हुआ है दैट इज लिकर फॉलिक्यूलाई। बीच में है सेकेंडरी oocyte, उसके अराउंड व्हाइट कलर की लेयर इज जोना पेल्यूसिडा जो कि ए सेल्यूलर होती है। बाहर है कोरोना रेडियाटा। अब इस पूरे एक बड़े सेल के अंदर, इस फॉलिक्यूलाई के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो घूमता नहीं रहता, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है ताकि वो एक पोजीशन पे मेंटेन रहे। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है बेटा इसे बोला जाता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है क्यूमुलस oophorus। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इट इज क्यूमुलस oophorus। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, दिस इज द मैच्योर फॉलिकल, और इस फॉलिकल के अंदर से ही आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ द ओवम। अब आपको ये बात समझनी है, हमने बोला था कि ओवरी से ओवम निकलता है और वो कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे वो उसको ऐसे कैच कर लेते हैं। तो वो क्या रिलीज होता है, ये वाला पार्ट। याद रखो हम बोलते तो ओवम है, बट यहां पर अभी सेकेंडरी यहां पर अभी म्योसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है। इट हैज बीन अरेस्टेड एट
मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ये कहां पर अरेस्टेड है बेटा? इट इज अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। सो इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और अगर इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल जाए तब ये जो अरेस्ट हो चुकी थी मेटाफेज 2, ये आगे चलेगी, मियोसिस पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वहां पर फिर एग बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर हम करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एक चीज देखना, अभी मैं समझा रही हूं कुछ, कि जब ओव्यूलेशन होती है तो सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज नहीं होता, ये पूरा पार्ट जो है बेटा रिलीज होता है। मींस सेकेंडरी oocyte, साथ में जोना पेलुसिडा, उसके अराउंड कोरोना रेडियाटा, ये सब कुछ रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। यही स्ट्रक्चर पूरा रिलीज होगा। क्लियर है ये बात? आई होप सबको ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसके अंदर आप एक पॉइंट लिख दो बेटा कि इट इज द फुली मैच्योर्ड फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या है? इट इज द फुली मैच्योर्ड फॉलिकल which ruptures and releases secondary oocyte, releases secondary oocyte, that is ovulation। यहीं से क्या होता है? ये रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte जो है उसको रिलीज करता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब हुआ क्या? अब हम इसी को यहां से लेकर चलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल आई थिंक सबको समझ आ गया। तो क्या था? 4th नंबर पे हमारा क्या बना था बेटा? ये ग्राफियन फॉलिकल बना था। इस ग्राफियन फॉलिकल से अब बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। देखो, हमने क्या कहा था कि FSH और LH बन रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, जिससे इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है, नॉर्मली वो टाइम कब होता है? अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा आपको। वो टाइम कब होता है? जब आपका जो फॉलिकल है, बेसिकली जो पूरी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उसमें एक 14th डे आता है। कौन सा दिन बेटा? 14th डे। उस टाइम पर ये जो LH होता है इसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस LH का लेवल इंक्रीज होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और यहां से क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है। सो यहां से क्या हो गई है बेटा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो चुकी है। अब ओव्यूलेशन जब हो गई तो उस फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो गई, सेकेंडरी oocyte चला गया, तो फॉलिकल कैसा रह गया? खाली रह गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉलिकल जो है वो कुछ ऐसा रह गया होगा। फॉलिकल जो है बेटा ये रह गया खाली। इसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte था, के अंदर से जो सेकेंडरी oocyte था ये निकलकर बाहर चला गया। ठीक है, ये हो गई है ओव्यूलेशन। ठीक है, ये निकलकर बाहर चला गया। अब ये जो पीछे का स्ट्रक्चर बचा है इसे कहा जाता है कॉर्पस लूटियम। इसे क्या कहा जाता है बेटा?
कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको मेंटेन किया जाता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है, मतलब इसको, ये जो छोटा सा पीछे बच गया फॉलिकल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते, कुछ टाइम तक इसको मेंटेन किया जाता है। और इसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। सो आप इसमें लिख सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट इज मेंटेन्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेंटेन्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। कौन से? सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन, ये बनाता है बेटा प्रोजेस्टेरोन, फिर बनाता है ये एस्ट्रोजन, ठीक है, एक हार्मोन बनाता है ये इनहिबिन, एंड द लास्ट वन इज रिलैक्सिन। ये सब हार्मोन जो हैं दे आर सिक्रीटेड बाय दिस कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कौन? इसके जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो। अब समझना ये बात कि ये जो इनहिबिन है, मैं इसके आगे लिख देती हूं, रिलीज्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी या फॉलिकल, कुछ भी कह लो। मैम ये क्यों लिखा तो हमें पता था, ये मैम ने बेटा इसलिए लिखा क्योंकि ये है आपका PYQ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए लिखा क्योंकि हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस में भी कुछ सेल्स थे जो इनहिबिन बना रहे थे। तो इसी के साथ आता है आपका एक और होमवर्क, क्या कि आप मैम को बताएंगे कि टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स थे जो इनहिबिन बना रहे थे। टेस्टिस में बेटा कौन से सेल थे जो इनहिबिन बना रहे थे। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके, तीनों के मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। और इस इनहिबिन का काम क्या होता है? इस इनहिबिन का काम क्या होता है? इसका काम है नेगेटिव फीडबैक। इनहिबिन का काम क्या होता था, याद है ना आपको? नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। ये FSH के ऊपर जो है इसका नेगेटिव फीडबैक रहता है। ये FSH की सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बंद करवाता है। समझ रहे हो ये बात? क्लियर है ये बात इतनी बेटा? क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये सब हो रहा है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का क्या काम था? ये यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम था उसको प्रिपेयर कर रहा था इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है? उस यूट्रस की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। प्रिपेयर किसने कर दिया था? एस्ट्रोजन ने। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? उसको मेंटेन करता है कि हाँ भाई फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा तो तुम वहां पर इम्प्लांटेशन करवा लेना, ठीक है। बट होता क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या बना है बेटा? कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनता है? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ fertilization does not occur, then this corpus luteum regresses to, corpus luteum regress और क्या बना देता है? कॉर्पस एल्बिकेन, जो कि क्या है? एक वाइट कार लाइक बॉडी है, जो कि क्या है? एक वाइट स्कार लाइक बॉडी है बेटा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है? कॉर्पस लूटियम जो है ये मेंटेन नहीं रहता, LH की सिक्रीशन बंद हो जाती है धीरे धीरे। कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन कर रहा था? LH कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी धीरे धीरे LH की सिक्रीशन कम कर देगा, कम करेगा तो कॉर्पस लूटियम जो है अपना
तो मतलब ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू कॉर्पस एल्बिकैन। अब जब कॉर्पस एल्बिकैन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सारे हार्मोन भी नहीं बनेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट तब तक आपको ये याद रखना है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम था, वहां से क्या बना था आपका, कॉर्पस एल्बिकैन्स बना। क्या बना बेटा, कॉर्पस एल्बिकैन बना, विच इज अ वाइट स्कार लाइक बॉडी। इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, इसका जो है कोई भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ओव्यूलेशन हो, ये समझ आ गया था, ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है, यहां आप साथ में लिख सकते हो, सेकेंडरी oocyte is released into fallopian ट्यूब। देखो होती बेटा सेकेंडरी oocyte है, लेकिन नॉर्मली आपको ओवम ही लिखा मिल जाता है, बट आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी oogenesis, हमने सब कुछ कर लिया। oogenesis कैसे हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हुआ, इसके साथ ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, आपको याद रखना है हमने सेकेंडरी oocyte रिलीज करवा दिया है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर क्या होता है, वो एक अलग चीज होगी जिसे हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है, तो देखने ना, देखो बुक हमारी क्या कहती है, वही जो डायग्राम मैंने आपको थोड़ा क्लियरली दिखाया था वही है बेटा। ये प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी दिखाया नहीं तो हम लिख देते हैं दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी से टर्शरी, जहां पर आपको एंट्रम दिख रहा है, ये खाली जगह एंट्रम। उसके बाद बना ग्राफियन फॉलिकल, फिर वहां से क्या हो गई है, ये ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन हुई। ओव्यूलेशन कब होती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन LH, LH में इंक्रीज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम, जो मेनली क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। आपकी बुक में मेनली यही लिखा हुआ है, मैंने आपको 2-3 और बताए हैं, ठीक। फिर लास्ट में ये क्या बन जाता है, दिस इज कॉर्पस एल्बिकैन। हम पूरा अच्छे से एक एक चीज कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ऊगोनिया था, फीटल लाइफ के अंदर ऊगोनिया था बेटा, उसमें माइटोसिस होती है, प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है इन प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक वो वहीं पर रुका रहता है, प्यूबर्टी तक वो वहीं पर रुका रहता है। और उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। और देखो यहाँ पे क्या बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनी। अब अगर इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल जाता है, यहाँ पे इसे मिल गया स्पर्म, तो इसकी जो मियोसिस 2, जो मेटाफेज 2 पे अटक गई थी, वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ क्या बनता है, ओवम, विच इज एन। ये सेकेंडरी oocyte भी क्या है, एन ही है। ये क्या है बेटा, 2n है, और ये भी क्या है, 2n, ठीक है, ओवम। और यहां पर बन जाती है फिर सेकेंड पोलर बॉडी जो कि n होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी n ही होती है, क्लियर है। एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, मतलब पूरी लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है। एक बात समझना, एक पॉइंट देखो कि जो आपकी ये oogenesis है ये कैसी है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है मैम, देखो स्टार्ट हो गई थी ये फीटल लाइफ में, जब बच्चा जो है मदर के वोम में था तभी स्टार्ट हो गई, बट फिर रुक गई, फिर प्यूबर्टी पे आके फिर से स्टार्ट हुई, तो ये क्या हुई, डिसकंटिन्यूअस हुई। तो आप लिख सकते हो कि oogenesis जो है इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई प्राइमरी oocyte पहले कभी बना हो, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले कभी बना हो फिर वो बाद में अपना कुछ कंप्लीट करे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर प्यूबर्टी पे एक बार स्टार्ट हुई तो स्टार्ट फिर वो होती रहती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस।
समझ आ गई। उसमें क्या है, दो फेज आए, एक फीटल लाइफ के अंदर उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, फिर प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुई। बट यहाँ पर जो है सीधा ही स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा मामला था वो स्टार्ट ही कब होता है, प्यूबर्टी पर होता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है बेटा? चलो, ये बुक के हमने दोनों डायग्राम कर लिए, तो अब हम ये भी देख लेते हैं जो हमने वैसे हमने कर लिया है, फिर भी हम बुक की लाइंस पढ़ लेते हैं एक बार। बुक क्या कहती है हमारी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis, ये हम कर चुके हैं, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल है, क्योंकि oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बट स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी की पूरी स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे ही। तो oogenesis कब स्टार्ट होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each ovary and no more oogonia are added or formed after the birth. These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and temporarily arrested at that stage. ठीक, फिर क्या बनता है बेटा, ये इसको प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, फॉलिकुलर अट्रीजिया होता है, और प्यूबर्टी के टाइम पर 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी। अब ये प्राइमरी प्यूबर्टी के टाइम पे ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका, और अब इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, इट सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू द टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे एंट्रम कहते हैं, हम सब लिख चुके हैं। थीका लेयर जो है वो डिवाइड हो जाती है, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अब क्या है, तो प्राइमरी oocyte जो होता है विद इन टर्शरी फॉलिकल, इट ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। कैसी डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। इससे क्या होगा, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटी सी टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। क्लियर? नाउ the secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. ठीक है, टाइनी पोलर बॉडी का क्या होता है इसका कुछ पता नहीं है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट कि जो टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी इसका होगा क्या। ठीक है, नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल इट गेट चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और यू कैन से ग्राफियन फॉलिकल। Now the secondary oocyte it forms a membrane around it that is zona pellucida, जो मैंने आपको बताई, it is acellular. Clear? Now the Graafian follicles rupture to release the secondary oocyte that is ovum, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो बेटा ये थी हमारी पूरी की पूरी oogenesis। अब इसमें दो पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। अगर जो एग रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज हो जाए, इसको स्पर्म मिल जाएगा, तो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अगर एग को स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम मानकर चलेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक, इसके अलावा आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। अराउंड 9 क्वेश्चन है बेटा, ये आपको करके आने हैं और पूरा लेक्चर रिवाइज करेंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है। आज का लेक्चर पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर जो है आप फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए